नमस्कार दोस्तों। मैं आ गया हूँ फिर से एक बार फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड चैप्टर में। तो गाइस, अभी तक हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन किया था कि भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और किस लिए हुई थी, और जो फ्रांसीसी क्रांति का मेन मुद्दा क्या था, और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुका था। तो हम आप बताएंगे कि जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम निकले, फ्रांस में क्या परिणाम निकले, उसके बाद वहां का जो सम्राट बना वो कौन बना। ठीक है, तो हम यही मुद्दे को लेकर लेक्चर नंबर 2 में आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो जो परिणाम निकला, आइए हम उसे देखते हैं कि भाई क्या परिणाम निकला। क्रांति के बाद परिणाम आफ्टर 1799, अर्थात क्रांति जो हमारी हुई थी 1789 में, बट 1799 में हमारी क्रांति समाप्त हो गई थी। तो इस क्रांति के बाद क्या हुआ होगा और क्या परिणाम आए। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपका है, लोकतंत्र की शुरुआत, लेकिन बाद में नेपोलियन की सत्ता। जब भाई फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 के बाद वहां की जो जनता थी वो भाई डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की मांग करने लगी, ताकि वहां भाई समानता हो, बंधुत्व हो, संविधान हो, एक एक स्वतंत्र राज्य हो। ठीक है, इसलिए वहां के लोग क्या करने लगे, एक डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की मांग करने लगे। लोकतंत्र की मांग के बाद वहां पर लोकतंत्र की मांग की, लेकिन बट बाद में वहां पर क्या होता है, नेपोलियन की सत्ता आ जाती है। ठीक है, नेपोलियन के बाद पड़ेंगे जो अब आपका दूसरा पॉइंट है, वहां पर अब भाई समानता को बढ़ावा दिया जाने लगा, और उस फ्रांस में भेदभाव, जो ऊंच नीच छुआछाती भेदभाव की जो दूरियां थी उनको कम की गई, और भेदभाव को मतलब पूर्ण रूप से लगभग समाप्ति कर दिया गया था। जो अब आपका तीसरा पॉइंट है, वहां पर क्या कर दिया गया, तीसरा पॉइंट में कर, जो वहां पर टैक्स लगता था, टैक्स जो लगता था वो तीसरे वर्ग के लोगों पर लगता था। ठीक है, जो तीसरे वर्ग के लोगों पर टैक्स लगता था उसमें क्या किया गया कि भाई जो टैक्स है इसको कुल मिलाकर खत्म कर दिया जाए, और न्यायपूर्वक क्या किया जाए, न्यायपूर्वक कर का वसूली किया जाए। ठीक है, मतलब उस कर के प्रणाली में सुधार किया जाए। अब जो होता है चौथा पॉइंट जो आपको कहता है, अब फ्रांस में क्या होता है, क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे नए सिद्धांतों का जन्म होता है कि भाई वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुत्व होना चाहिए। हम बताए थे कि जो हमारा इससे पहले वाला फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि भाई स्वतंत्रता मतलब पूर्ण रूप से आजादी, और समानता मतलब क्या हो, इक्वलिटी, अर्थात सभी को एक समान नजरिए से देखा जाए। कर जो होता है वो सभी के साथ कर उतना ही लगना चाहिए जितने कि तीसरे वर्ग के लोगों पर लगता था। उसी तरह प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट सभी के साथ उतना ही कर लगना चाहिए। और बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, जो भाई प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के लोग थे उन सभी में क्या हो, भाईचारा बनी रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो पांचवा पॉइंट पहले हम बात कर लेते हैं छठा पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब जो भाई फ्रांस की क्रांति होती है ना, फ्रांस की क्रांति के बाद जब भाई वो लोग क्या करते हैं, बास्तीन की किला पर मर्द लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, अटैक करते हैं, लगभग 7,000 मर्द इकट्ठा को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो वहां पर जो बास्तीन की किला होता है 14 जुलाई 1789 को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। 14 जुलाई 1789 को अटैक करते हैं। ठीक है, जब वहां पर अटैक करते हैं तो क्या होता है भाई, वहां का जो कमांडर रहता है, किले का कमांडर मारा जाता है। तो उसके बाद वहाँ जो कुछ भी खजाना वगैरह, फल फ्रूट, जो भी खाद्य खजान थे उनको बेचकर वो लोग क्या करने लगे, जीवन यापन करने लगे। ठीक है, तो वहां पर भाई क्या हुआ, महिला, उसके बाद महिलाओं के अंदर जुनून जागा कि भाई जब हमारे पुरुष लोग इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सभी महिलाएं क्या हुई, इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद जो भाई लुईस लामा की पत्नी थी, रानी एंतोनवेट, उसका जो फेमस बंगला था, क्या था, जिस बंगले में वो रहती थी, वर्साय का महल। वर्साय के महल में रहती थी भाई, सभी महिलाओं ने एकजुट होकर उस महल में अटैक कर दिया और रानी को वहां का खदेड़ कर भगा दिया गया। लेकिन सोचो, जो ये महिलाएं हैं इतना भाई अच्छा काम की, मतलब उसको लुईस लामा को मतलब फ्रांस से वहां से भगा दिया गया, लेकिन वहां के जो जनता थे उनको क्या कहने लगे, चुड़ैलों का धावा। अब बताइए भाई, आपको यही पढ़ाया जाएगा जो भाई कहा गया है इतिहास में कि भाई जब महिलाओं ने वर्साई के बंगले पर अटैक किया तो इस जो अटैक किया इसको क्या कहा जाने लगा, इसको चुड़ैलों का धावा। अब बताइए भाई, जब कोई कोई भी लड़कियां, कोई सभी महिलाएं इतना महान कार्य करते हैं तो भाई उनको अच्छा काम मतलब अच्छे नाम से पुकारा जाना चाहिए। जैसे कि भाई हमारे इंडिया में
वीरांगना लक्ष्मीबाई, ठीक है। ऐसे ऐसे वीरांगना करके बुलाया जाता था, ठीक है। अब लेकिन वहीं पर भाई फ्रांस में मतलब धावा बोलने के बाद मतलब अटैक करके उसको मतलब वो दूर करना चाहते थे, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी जो कुछ भी था उसको दूर करना चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी भाई वहां पर लोग क्या करने लगे, चुड़ैलों का धावा बोलने लगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मतलब उनको भाई कोई भी ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया। और वो लेकिन संगठन निर्माण कर रहे थे भाई, क्योंकि वो भी फ्रांस से मतलब गरीबी से, आर्थिक स्थिति से वो छुटकारा चाहते थे। लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं मिला उनको, ठीक है। अब वहां पर जो होता है, अब भाई जब ये सब हो रही थी घटनाएं, तो अब वहां पर क्या होता है, अब फ्रांस में मतलब राजा और रानी का क्या हो गया, वध कर दिया गया, ठीक है। जो मतलब फ्रांस का शासन था वो क्या था भाई, राजशाही शासन था। तो वहां पर केवल राजा का ही शासन चलेगा और उसके अलावा वहां पर किसी का शासन नहीं चलेगा था। तो क्या है, एक प्रकार से तानाशाही था, लूई सलावा। और और क्या भाई, भाई मतलब लूई सलावा तानाशाही था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, राजशाही शासन। इसलिए वहां की जनता क्या चाहती थी कि वहां भाई डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र की मांग कर रही थी, जहाँ पर न्याय हो, सब कुछ हो, सब कुछ दिलाया जा सके, ठीक है। ये आपका क्या है, 1799 के परिमाण निकले, क्रांति के बाद जो परिमाण निकला वो था। अब इसकी बाद की जो घटना है वहां पर क्या होता है, ठीक है। वहां पर जो घटना घटती है, अब वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया जाता है। तो 1 मिनट हम आपसे लेंगे, उसके बाद फिर क्लास लेंगे, ठीक है। थोड़ा इशू आ गई है। हाँ भाई, इससे थोड़ा वो इशू प्रॉब्लम आ गया था। देखते हैं, हम बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, तो इसे हमको रेज करना पड़ेगा ताकि हम नेपोलियन को आप इसके बारे में कर सकें, बता सकें। नेपोलियन बोनापार्ट, तो गाइस जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है 1805 में, ठीक है। हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट कैसा व्यक्ति था, ठीक है। तब तक आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हाँ। तो गाइस, हम बात कर रहे थे नेपोलियन की, ठीक है। तो अब भाई वहां पर जो फंडा था, जो परिणाम निकले, हम उस परिणाम को आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं किसकी, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं हम, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है कहाँ पे, फ्रांस में। ये जो होता है भाई 1805 ईस्वी में, क्या करता है ये, 1805 में फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में अपने आप को क्या घोषित कर देता है, फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है, ये फ्रांस में खुद को भाई सम्राट घोषित कर देता है कि हाँ भाई, अब मेरे अलावा यहाँ पर कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है, ठीक है। इसलिए वो भाई क्या कर दिया, 1805 ईस्वी में फ्रांस का खुद का मतलब सम्राट घोषित कर दिया, खुद को सम्राट घोषित कर दिया। और ये क्या करने लगा, ये भाई जो आपका यूरोप था, ठीक है, यूरोप के कंट्रीज में, मतलब ये फ्रांस के आसपास के जितने भी कंट्रीज थी, आसपास के लपेटे में जितने भी कंट्री आती थी, उस कंट्रीज में क्या करती थी, मतलब अब वो अटैक करके मतलब विजय यात्रा शुरू कर दिया कि हाँ भाई, अदर कंट्रीज को क्या करना है, कब्जा करना है। अब जितना भी यूरोपीय देश से आते हैं उन पे हमको कब्जा करना है। अब बाकी कंट्रीज को हमको संभालना है, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब उनको विजय यात्रा शुरू कर दिया, ठीक है। विजय यात्रा शुरू करता है, तो क्या होता है, जब विजय यात्रा शुरू कर देता है तो क्या होता है भाई, जब ये फिर पुराने राजवंश, जितने भी पुराने राजवंश रहते हैं, ठीक है, पुराने राजवंशों को हटाकर, पुराने राजवंशों को क्या करता है, हटाता है। और उसके बाद क्या करता है, नए साम्राज्य की स्थापना करता है, नए साम्राज्य की स्थापना करता है। और जब नए साम्राज्य की स्थापना करता है दोस्तों, तो नए साम्राज्य की जो बागडोर रहती है, तो क्या करता है, अपने फैमिली वालों को दे देता है कि हाँ भाई जाओ उस राज्य में तुम अपना कारोबार करो, उस राज्य में तुम अपना स्थापना करो। मतलब कमांडर सबको संभाल देता है कि हाँ भाई, उस राज्य में तुम चले जाओ, अगले राज्य में तुम चले जाओ, अगले में तुम चले जाओ, दादा परदादा जो कुछ भी है सबको संभालता चला गया, ठीक है। मतलब बागडोर जो रहती है, कमान एक प्रकार से
कमान संभालना अपने परिवार के लोगों को दे दिया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, जो भाई नेपोलियन था, ठीक है, नेपोलियन नेपोलियन क्या करने लगा, नेपोलियन ये खुद के मतलब जितना भी इनका धन दौलत था, ठीक है, उसके लिए क्या किया, प्रणाली चलाई, क्या किया, प्रणाली चलाई। हाँ, और एक मैं बात बताऊंगा नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन क्या करता था, ये भाई नेपोलियन फ्रांस का जो बताए थे वो तो सम्राट मान मान ही लिया था अपने आप को, लेकिन और ये आधुनिकीकरण का क्या मानने लगा अपने आप को, अग्रदूत मानने लगा, आधुनिकीकरण का, आधुनिकी आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण का क्या मानने लगा ये, अग्रदूत, आधुनिकीकरण का क्या मानने लगा ये अपने आप को, खुद को भाई अग्रदूत मानने लगा कि हाँ भाई हम पावरफुल है, हमारे सिवा कुछ कोई भी नहीं है। अब ये फिर क्या करने लगा भाई, ये जो है बंदा था नेपोलियन बोनापार्ट, ये खुद के निजी संपत्ति के लिए क्या चलाई, एक प्रणाली चलाई, जो प्रणाली थी, हाँ, प्रणाली थी जो दशमलव प्रणाली थी, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की प्रणाली थी, जो कि भाई क्या करती थी, सुरक्षा करती थी और अपने खुद की निजी संपत्ति के लिए कानून बनाए और लोगों के लिए नाप तौल के लिए एक दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की प्रणाली चलाई थी, ठीक है। तो जब ये सब मतलब अच्छे अच्छे कार्य करने लगा तो लोग जो समझने लगे इसे कि हाँ भाई ये नेपोलियन जो है बहुत ही अच्छा आदमी है, लोग इसे भाई क्या मानने लगे, अग्रदूत तो मानता ही थे, मतलब लोग इसे समझने लगे कि हाँ भाई ये हमको क्या करेगा, आजादी दिलाएगा, हमें इस मुक्ति से क्या करेगा, आजादी दिलाएगा, इस कठिनाइयों से क्या करेगा, हमको आजादी दिलाएगा। तो उसके बाद मतलब ये भाई अटैकर था, मतलब यूरोप के अदर कंट्रीज में, आसपास के फ्रांस के कंट्रीज में क्या करता था, आक्रमण करके वहां कब्जिया लेता था, ठीक है। जब इस तरह करने लगा, हमलावर अर्थात उनके जो सैनिक थे हमलावर थे, तो उसी प्रकार भाई फिर एक टाइम आ गया 1815, 1805 में उदय था, 1815 की बात आई, फिर 1815 की वाटरलू, ठीक है, वाटरलू युद्ध होता है, जिसमें भाई नेपोलियन मारा जाता है, ये नेपोलियन का देहांत हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट मारा जाता है, जिसके बाद भाई लोग निर्वस्त हो जाते हैं, मतलब निर्व क्या बोलते हैं फिर भाई, उदास हो जाते हैं कि हाँ भाई जो हमें इसे आजादी दिलाना चाहता था लेकिन वही मारा गया, लेकिन बाद में आदमियों को, ग्रामीण जनता को, सबको मतलब मालूम चल गया कि नहीं भाई ये बहुत खतरनाक ही आदमी था, जिसे हम आस लगाए बैठे थे कि ये हमें भाई मुक्ति दिलाएगा, सम्राटों से क्या करेगा, मुक्ति दिलाएगा। अब ये भाई यहीं पर वाटरलू के युद्ध के बाद ही फ्रांसीसी क्रांति अब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फ्रांसीसी क्रांति समाप्त होने के बाद ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी पूरे विश्व में फेमस हो गई थी कि भाई एक मिसाल बन गई थी, एक विचार, लोगों को विचारधाराएं मिलने लगी थी कि भाई हाँ फ्रांसीसी एक ऐसी क्रांति थी जो कि मतलब इसकी जो फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण विरासत थी वो थी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचारधाराएं थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी, किससे, फ्रांसीसी क्रांति की। और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि भाई हमें हार नहीं मानना है, चाहे जो कुछ भी जाए, जब तक हम खुद से हार नहीं मानेंगे तब तक हमको जिंदगी नहीं हरा सकती, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हार नहीं मानना है हमको, जब तक सांसें हैं, जब तक हाथ पैर है, तब तक हमें युद्ध करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस युद्ध से जीत पाना है, इसलिए आपको कभी भी हार नहीं मानना है। तो गाइस, अगर आपको चैप्टर ये समझ में आया है फ्रांस की क्रांति, अगर हमें से बढ़िया तरीके से आपको समझाया है, तो प्लीज आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करने में मदद करें। हम 9th 10th का सिलेबस आपके सामने उसी तरह हम समाप्त करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे, शायद ही आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अगला चैप्टर, ठीक है। जय हिंद।